चलो स्टार्ट करेंगे। रसिका मैडम, आर्या सर, सिद्धांत, आकांक्षा, चलिए सिया मैडम, नम्रता मैडम, ओके वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल हमने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम 2 घंटा लेके पूरा सॉल्व किया था और उसका छोटा भाई आपको मैंने करने को बोला हुआ था कि भाई आप करके देखो। मैंने पूरा करने को नहीं बोला था, मैंने आपको कहाँ तक करने को बोला था? ओनली अप टू कॉस्ट ऑफ सेल्स तक करने को बोला था, प्रॉफिट तक मैं जाने को नहीं बोला हुआ था। प्रॉफिट मैं करने वाला था। तो चलो फिर लेट मी स्टार्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड लेट्स स्टार्ट। क्लासरूम सॉल्विंग का क्वेश्चन देखना है अपने को, ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ जी एक्स डी एक्स ई अपना करके हो गया था ना कल? नहीं, ब्लैक एंड ब्राउन करके हो गया था, एक्स डी एक्स ई मुझे करने का था। ओके व्हाट हैव दे टोल्ड यू? एसके इंजीनियरिंग कंपनी, नवंबर 9 सा प्रश्न है। एसके इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ ऑटो बेयरिंग्स, टाइप XD एंड टाइप XE. द कंपनीज रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर दोज बेयरिंग फॉर द मंथ ऑफ May. Amount in rupees 38 lakh 10, 20 lakh 10, production overhead 6 lakh 3, R&D, quality control, production related admin overheads are 6 lakh 42,300. There was no WIP at the beginning or at the end of the month. It was ascertained that direct material cost per bearing of XD is 160% of XE. ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बेयरिंग ऑफ XE was 40% of those for XD. अच्छी बात है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर अब्सॉर्ब्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और भी अच्छी बात। टोटल R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर ₹2 पर बेयरिंग सोल्ड. ओके फॉर ईच टाइप. स्टॉक ऑफ फिनिश बेयरिंग्स वॉज 1 मे 15,000. 1 मे म्हणजे मला वाटतं काय म्हणायला लागेल, ओपनिंग स्टॉक कंटेंट वरती म्हटलं होतं फॉर द मंथ ऑफ मे. टेबलच्या वरचा लास्ट लाईन टेबलच्या वरची लास्ट लाईन बोलती है कि इट इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे. ओके देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. किधर गया ठीक है। 15,000 फॉर एट ₹15 टाइप XD and 20,000 bearings at ₹8 type XE. Production during May was 2,70,000 bearings of XD and 3,30,000 bearings of type XE. Out of May's output, 25,000 bearings of XD and 40,000 bearings of XE remained in stock on 31st May, which was valued at cost of production. Prepare a statement showing cost of production of each bearings. Prepare a statement showing selling price at which the bearing would be marketed if the company desires at 20% profit on selling price. चलिए let me start. अब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? पहले एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है अपना? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स. तो आप मुझे फटाफट से बता सकोगे XD का प्रोडक्शन कितना है? 17 के 70 2,70,000 इज द प्रोडक्शन ऑफ XD. एंड व्हाट अबाउट सेल्स ऑफ XD? 16 के 60 आणि XEचं प्रोडक्शन किती आहे सांगा? 3,30,000 आणि सेल्स किती आहे सांगा? 3,10,000. नाउ लेट अस कंसिडर डायरेक्ट मटेरियल का वर्किंग नोट. डायरेक्ट मटेरियल के बारे में क्या कहता है प्रॉब्लम? अरे घर के बच्चे आया क्या ये सब चीजें? यस सर. मैथिली, रसिका, ओके. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर बेयरिंग ऑफ XD इज 160% ऑफ XE. तो ठीक है भैया, XD के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे XD इज 160% ऑफ XE. एंड मुझे पता नहीं है, तुम बताओ, इधर पॉलिश शब्द का ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ कि अपना ये जो XD और XE है उनका नंबर ऑफ यूनिट कौन सा चाहिए? प्रोडक्शन वाला चाहिए कि सेल्स वाला चाहिए? क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल एंड मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. सो 2,70,000 एंड 3,30,000. चलिए फिर 2,70,000 को 160 से मल्टीप्लाई किया, कितना बोलो ना? 2,70,000 को 160 से मल्टीप्लाई किया, 4,32,00,000 एंड 3,30,00,000. तो इसका मतलब मेरे ख्याल से रेशियो हो जाएगा आपका 432:330. तो एक्चुअल कॉस्ट अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी. मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी बोलो आपकी? द प्रॉब्लम हैज टोल्ड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज ₹38,10,000. तो 38,10,000 को आप डिवाइड करके मुझे डायरेक्टली आंसर बोल दो प्लीज. 21,60,000 ना? ओके. व्हाट अबाउट XE? 16,50,000. 21,60,000 आणि 16,50,000. कम बैक टू द मेन आंसर. उधर लिख दूंगा 21,60,000
आणि 16,50,000 इसका पर नेट कैलकुलेट करना है मुझे, तो आप बताइए उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, प्रोडक्शन यूनिट से कि सेल्स यूनिट से? प्रोडक्शन से। तो बोलो पर नेट कितना आएगा? 8 एंड मेरे ख्याल से 5 रहना चाहिए फिर, क्योंकि 5 का 60% मतलब 3 होता है, और 60% एक्स्ट्रा मतलब 5 + 3 मतलब 8 हो जाएगा। घर के लोग आया करें? ओके, वेरी गुड। डायरेक्ट लेबर के बारे में एडजस्टमेंट कहती है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बेरिंग ऑफ XE वॉज 40% फॉर एज कंपेयर टू XD। तो XE का 40% पकड़ना है, किसका रे 40? XD का कि XE का? XE का 40 ना, और D का 100। प्रोडक्शन यूनिट्स तो 2,70,000 और 3,30,000। तो आंसर कितना आएगा फटाफट से बोलो, वैल्यू रेशो का? 2 crore 07 70 लाख 07 नहीं 70 एंड 32 लाख। वेरी गुड। तो वैल्यू रेशियो हो जाएगा आपका 270:132। तो एक्चुअल कॉस्ट अभी डिवाइड करके मुझे डायरेक्टली आंसर बोल दो। 13,15,000 ना, 50,000 एंड 6,60,000। आई विल गो बैक टू द मेन आंसर। उधर लिखूंगा 13,50,000 आणि 6,60,000। चलो फिर 13,50,000 को हम डिवाइड करेंगे 2,70,000 से। बोलो कितना आंसर आया? 5 एंड दिस मस्ट बी प्रॉब्ली 2, क्योंकि 5 का 40% मतलब बराबर 2 रुपये होता है। आया करे घर के बच्चे? शैल आई गो अहेड? रसिका मैडम, ओके ग्रेट। सो 21,60,000 प्लस 13,50,000 का टोटलिंग बोलो कितना आया? 35,10,000 एंड 13 एंड 23,10,000 एंड 7। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर अब्सॉर्ब्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अभी इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर अब्सॉर्ब्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक तरीका क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर का जो आपस में डिवाइड करने का रेशियो है वही रेशियो को यूज करेंगे। डायरेक्ट लेबर का आपस का डिवाइड करने का रेशियो क्या था? अभी कैलकुलेट किया था हमने 270:132। दिस इज वन टेक्निक। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो भी कुछ अमाउंट रहेगा उसको 270:132 में डिवाइड कर देने का, काम खत्म, पैसा आजम। सेकेंड पॉइंट, दूसरा तरीका क्या बोला है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, ऐसा बोला है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सेंटेंस कैसा है? एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसका मतलब इट इज एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर करके कंसिडर करना पड़ेगा। तो जिसका परसेंटेज निकालना है, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका परसेंटेज निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर, और जिसके बेसिस पे निकालने का है वो हमेशा डिनोमिनेटर। आई रिपीट, जिसका परसेंटेज निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर, और जिसके बेसिस पे निकालना का है वो क्या रहेगा? आपका डिनोमिनेटर। जैसे आपको मैंने पूछा कि बाबा CFC का आपका परसेंटेज बताओ, आप क्या बोलोगे? सर किसका परसेंटेज निकालना है? मेरे खुद के मार्क्स का निकालना है। तो आपके खुद के मार्क्स न्यूमरेटर एंड आउट ऑफ 400 मार्क इज डिनोमिनेटर, क्योंकि CFC का परसेंटेज मतलब आउट ऑफ कितने मार्क्स, ऐसा करके हम चेक करते हैं। तो जिसका परसेंटेज निकालने का न्यूमरेटर, आपका काम आपके मार्क्स का परसेंटेज निकालना था। और किसके बेसिस पे? CA इंस्टीट्यूट ने टोटल मार्क्स कितने देने बोले थे? 400 मार्क्स देने को बोले थे टोटल मैक्सिमम CA फाउंडेशन के बच्चों के लिए। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी आता है, जिसका परसेंटेज निकालने का न्यूमरेटर, जिसके बेसिस पे निकालने का वो डिनोमिनेटर। तो अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स का परसेंटेज निकालना है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल बी न्यूमरेटर, डायरेक्ट वेजेस पे निकालना है तो डायरेक्ट वेजेस विल बी डिनोमिनेटर। सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट है कितनी देखो जरा, 6,03,000 है। इधर प्रॉब्लम में देखो 6,03,000 है। सर वो कंबाइंड अमाउंट है। मैं बोलूँगा हाँ ठीक है कंबाइंड अमाउंट है, बाब आगे देखो। और डायरेक्ट लेबर की अमाउंट कितनी है? 20,10,000 है। हाँ सर वो भी कंबाइंड अमाउंट है। मैं बोलूँगा ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। तो ये भी टोटल अमाउंट है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि टोटल में, ठीक से सुनिएगा, अच्छा पॉइंट है क्योंकि अगले प्रॉब्लम में मुझे यूज करना है। इस प्रॉब्लम में मैं जो पॉइंट अभी सिखा रहा हूं, ये पॉइंट अगर आपने यूज नहीं किया तो भी आपका आंसर आने वाला है। समझना मैं कैसे बोल रहा हूं? लेकिन इसके अगले प्रॉब्लम में नहीं आएगा। तो in this problem, to solve this third adjustment, there are two alternatives, out of which one alternative I have already taught you yesterday, which you obviously must have used in your homework, which is correct. उसमें कुछ गलती नहीं है, प्लीज याद रखना।
अब मैं सिर्फ एक नया अल्टरनेटिव बता के रखता हूं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल में जब वेजेस 20,10,000 रुपया थे, टोटल में वेजेस जब 20,10,000 रुपया थे तो टोटल में प्रोडक्शन ओवरहेड्स 6,03,000 थे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? ये जब 20,10,000 तो वो 6,03,000, तो फिर उसका परसेंटेज कितना है? मैं बोलूंगा इसका मतलब 6,03,000 अपॉन 20,10 इंटू 100, मेरे ख्याल से आता है आंसर कितना? 30%। तो जब टोटल में 30%, तो फिर XD के लिए भी 30% और XE के लिए भी 30%। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बोलता है सर मुझे ना 400 में से 300 मार्क मिला सीए फाउंडेशन के लिए, मैं बोलूंगा शाबाश, 400 में से 300 मार्क मिला मतलब तुझे 75% मिला हुआ है, 75% मिला हुआ है, 3/4 मतलब 75% मिल गया है। तो इसका रियल मतलब ये भी रह सकता है कि उसको अकाउंट्स में शायद 90 मिला है और लॉ में शायद 60 मिला है और मैथ्स में फिर से आगे खींचा, इकोनॉमी फिर से पीछे आया है, ऐसा कुछ तो रह सकता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? इट इज टोटली पॉसिबल। काय झालं रे घरची बाळा? कुछ डाउट है सुकेश? समझते ओके। तो इन दैट केस एक मतलब ये भी है कि बाबा उसका इंटरनल मार्क्स एक्चुअली अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर बोलते हैं सर नहीं मेरा इंटरनल मार्क्स अलग अलग नहीं है, मैं क्या बोलूंगा मतलब फिर अगर टोटल में तुझे 400 में से 300 मिला है मतलब 75% मिला है, तो शायद तुझे हर एक सब्जेक्ट में 75% मिला है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? इफ अ स्टूडेंट इज टेलिंग मी कि सर देखो मुझे सब मिला के 400 में से 300 मिला और मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स नहीं है, मैं बोलूंगा शाबाश, इसका मतलब क्या हो गया? टोटल में 400 में से 300 मिल गया, तो अकाउंट्स में 100 में से 75 मिला, लॉ में 100 में से 75 मिला, इको में 100 में से 75 मिला और मैथ्स में भी 100 में से 75 मिला, तो सब में 100 100 100 100 का 400 हो गया और 75 75 75 का 300 हो गया। समझो मैं कैसे बोल रहा हूं? तो जो परसेंटेज टोटल का है, अगर तुम इंटरनल डिफरेंस नहीं बताओगे तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि इंटरनली भी सेम परसेंटेज अप्लाई होगा। तो अगर आप बोलते हो कि टोटल में 20,10,000 जब टोटल वेजेस, तो टोटल में प्रोडक्शन ओवरहेड्स 6,03,000, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्ट वेजेस जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे गर्मा गर्म ताजे ताजे, वो कितने थे? 13,50,000। तो उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने? 13,50,000 का 30%। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? और 6,60,000 का 30%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? सही है मैडम श्रुति? ओके, सो हियर आई कैन मेक अनदर वर्किंग। दूसरा वर्किंग क्या है मेरा? सिंस प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मैं बोलूंगा उसका परसेंटेज क्या रहेगा फिर? टोटल ओवरहेड्स अपॉन टोटल वेजेस इंटू 100 इज इक्वल टू 6,03,000 अपॉन 20,10,000 इंटू 100। कळतंय का सगळ्यांना? इज इक्वल टू 30%। फिर मेन आंसर में जाऊंगा, मेन आंसर में जाके लिखूंगा पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर्क नोट नंबर 3 30%। 30% कहां से आया? मैंने वर्क नोट अभी भी किया था, गर्मा गर्म ताजा ताजा। सर मुझे वर्क नोट नहीं अच्छा लगा, मुझे अपना पुराना अच्छा लगता है, चलेगा वो भी करो, जैसा अच्छा लगता है वैसा करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ज़्यादा मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है, कुछ मार्क्स कम होने वाला नहीं है, सेम है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, दो अलग अलग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन है, रिलेशनशिप को यूज करके कैलकुलेट करने का दो तरीका है। जिसको चाहिए वर्क नोट लिख के ले लो। होमवर्क किया रे बच्चा? लिखा? चलो घर के बच्चे, चला गो अहेड। यस सर। तो अब मैं डायरेक्ट लेबर के वहां से आपकी समझ के लिए
एरो मार्क कर रहा हूँ, एग्जाम में एरो मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करने करेगा तो पेंसिल से करो। क्लियर? 13,50,000 का 30%, बोलो कितना आता है? 4,05,000 एंड 1,98,000। तो 4,05,000 अपॉन 2,70,000 मतलब पर यूनिट कितना आ गया रे? 1.50 एंड 1,98,000 अपॉन 3,30,000 मतलब 0.60। सो 35,10,000 प्लस 4,05,000 मतलब कितना आ गया? 39,15,000 एंड यहाँ पे हो जाएगा कितना? 14.50 एंड 25,08,000 ऐसा मेरा ख्याल है। अब अपना अपना ख्याल देखिए बाबा लोग, बेबी लोग। 7.60 शैल आई गो अहेड? घर के बच्चे? ओके ओके ग्रेट, वेरी नाइस सरसिका मैडम। अब अगला पॉइंट क्या कहता है? R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अब भी मैंने आपको सिखाया था, जिसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है वो डिनोमिनेटर, और जिसको परसेंटेज कैलकुलेट करने का न्यूमरेटर। तो किसका परसेंटेज कैलकुलेट करने का है? R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का, मतलब किसका? 6,42,300 का। किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। लेकिन मुझे R&D, क्वालिटी कंट्रोल का जो खर्चा है वो किसका मालूम है? XD का मालूम है कि XE का मालूम है कि पूरे कंपनी का मालूम है? और मुझे जो फैक्ट्री कॉस्ट मालूम है वो किसका मालूम है? XD का मालूम है कि XE का मालूम है कि पूरे कंपनी का मालूम है? वो अभी मुझे एक्चुअली स्पीकिंग दोनों का मालूम है। मतलब मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? ये इंडिपेंडेंट लेके नहीं चलेगा, पहले उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर कंबाइंड है तो डिनोमिनेटर भी क्या चाहिए? कंबाइंड चाहिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो आई स्पेसिफाई वर्किंग नोट नंबर 4, सिंस द कॉस्ट आर अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मैं बोलूंगा परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल R&D अपॉन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। R&D का कॉस्ट कितना था? R&D का कॉस्ट था 6,42,300, 6,42,300 डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है? पहली वाली 39,15,000 और दूसरी वाली 25,08,000। सो 39,15,000 प्लस 25,08, यहाँ पे लिख के दिखाओ पहले। 39,15,000 प्लस 25,08, बोलिए आपका परसेंटेज कितना आया? एग्जैक्टली 10%। क्या बात है, वेरी गुड। तभी अपना काम आसान हो गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10%। फिर से एक बार पेंसिल से एरो मार्क करूँगा, लेकिन अभी एरो मार्क कहाँ से करना पड़ेगा? फैक्ट्री कॉस्ट के वहाँ से करना पड़ेगा। सो 3,91,500 and 2,50,800. 3,91,500 divided by 2,70,000. 1.45 and 2,50,800 divided by 3,30,000. 0.76 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कैलकुलेटर फेंक दो। 0.76। सुकेश सर आ गया क्या आपको? हाँ जी सुकेश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ मुझे सर। मिल गया आपका आंसर? सॉल्व किया था घर पे कि नहीं किया था? नहीं किया सर। ओ अरे बाप रे, मेरे बच्चे ऐसा मत करना, होमवर्क करेगा तो फ़ायदा होगा। ठीक है, करूँगा सर। ओके। अच्छा, सुबह आपको एक SMS आया रहेगा
आपने आपके पिताजी का और मम्मी का नंबर नहीं दिया था तो उनको एसएमएस नहीं गया रहेगा, तो उस एसएमएस पे आपको हाँ, एक सर। ऐप, हाँ ऐप का लिंक मिलेगा, उसके अंदर आपको सब ऐप डाउनलोड करोगे, उसका लॉगिन पासवर्ड उसके अंदर है, तो उसको यूज़ करोगे तो आपको आपका रिसीट्स वगैरह सब उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। चलिए मैं किधर हूँ अब मुझे जाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास। बोलिए कितना आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 3,06,500 एंड 43,06,500 डिवाइडेड बाय 2,70,000 15.95 and 8.36. Shall I go ahead, everybody? Okay. Maithili madam, shall I go ahead? Yes, sir. Okay, great. ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी कहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी की बात क्या हो रही है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी के बारे में प्रॉब्लम कहता है 1 मई को 15,000 बेयरिंग एट ₹15 ऑफ टाइप XD, 15,000 बेयरिंग ऑफ XD एट द रेट ऑफ ₹15 और 20,000 ऑफ XE एट ₹8। तो 15,000 को 15 चाहिए और 20,000 को 8 चाहिए। तो यहाँ पे लिखूंगा XD के लिए 15,000 यूनिट्स इंटू ₹15 and 20,000 units into ₹8। 15,000 into 15 मतलब कितना? 2,25,000। अरे तब XE के कॉलम में डैश डैश हाँ सर। एंड 20,000 into 8 मतलब 1,60,000। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 15, काम खत्म, पैसा हजम। अब सब टोटलिंग करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। लेकिन सब टोटलिंग का पर नेट कैलकुलेट करने टाइम जरा संभल के। 43,06,500 प्लस 2,25,000 इज इक्वल टू 45,31,500। $27,58,800 plus 1,60,000 is equal to 29,18,800. Now this is the cost of goods available for sale. If this is available for sale तो उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? सिर्फ ओपनिंग स्टॉक से डिवाइड करके नहीं चलेगा, सिर्फ प्रोडक्शन से डिवाइड करके नहीं चलेगा। इट शुड बी डिवाइडेड बाय द कंबाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। चलो फिर कंबाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं तुम्हारे? पहले वाले 2,70,000 और बाद में 15, मतलब हो गया 2,85,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो कितना? 15.90। एंड दूसरा 29,18,800 शुड बी डिवाइडेड बाय 3,30,000 प्लस 20 मतलब 3,50,000, 8.33। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी के बारे में प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी गिवन अस दैट द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी इज, किधर गया रे किधर गया? प्रोडक्शन 2,70,000, 3,30,000, मेज आउटपुट 25,000 बेयरिंग एंड 40,000 बेयरिंग ऑफ एक्सी रिमेंड इन स्टॉक। देखो कितना मस्त सेंटेंस है। एक्चुअली स्पीकिंग प्रॉब्लम में आपको हिंट देके रखा है, आउट ऑफ मेज आउटपुट, मतलब कुछ अजम्पशन की भी जरूरत नहीं है। आकांक्षा मैडम बी विथ मी, प्रॉब्लम ने क्लियर बोल दिया आउट ऑफ मेज आउटपुट, मतलब वो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो ओपनिंग स्टॉक में से बचा हुआ नहीं है। मई महीने में जो आउटपुट बनाया, मई महीने में जो प्रोडक्शन किया, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। मतलब ओपनिंग स्टॉक सारा का सारा खत्म हो गया, ओपनिंग स्टॉक 31 मई तक बचा ही नहीं। मतलब जो फर्स्ट इन था, फर्स्ट मई वाला, दैट इज ऑलरेडी गॉन आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो चुका है। इसका मतलब अपने को अभी वो कंपल्सरी बोल रहे कि एरो मार्क कहाँ से करो? करंट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के वहाँ से एरो मार्क करो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? कितना क्वांटिटी है? 25,000 और 40,000। तो यहाँ पे लिख दूंगा पहले 25,000 और 40,000। फिर मैं एरो मार्क करने के लिए क्या करूंगा? पेंसिल ले लूंगा
और पेंसिल से करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किधर है उधर से आरामर करूंगा। ये 15.95 मेरा नीचे घसरगुंडी करके आ गया और वो 25,000 तक पहुंच गया, और 8.36 है वो भी घसरगुंडी करके नीचे आ गया, वो 40,000 तक चला गया। आई होप यू कैन विजुअलाइज व्हाट वी आर डूइंग। इधर कौन है 15.95, ठीक है, इधर कौन है 8.36। जब XD की बात चलेगी तो XE को भूल जाओ, जब XE की बात चलेगी तो XD को भूल जाओ। तो 15.95 इंटू 25 सर बोलो कितना आंसर है? 3,98,750 एंड 8.36 इंटू 40,000 3,34,400। 45,31,500 प्लस 3,98,750 का आंसर बोलो। हाँ शाबाश, वेरी गुड, ध्यान है इसका मतलब मेरे बच्चों का, वेरी गुड। बोलिए कितना आया? 41,32,750 एंड 29,18,800 माइनस 3,34,400 82,400, ओके 84,000, ओके। जैसा आप बोलोगे वैसा, मैं आपके शब्दों के बाहर नहीं हूँ। 41,32,750 डिवाइडेड बाय, अभी हम लोग सेल्स के एरिया में आ चुके हैं तो उसको सेल्स यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। सेल्स यूनिट से 2,60,000 एंड 3,10,000, सो 2,60,000 से डिवाइड कर दीजिए प्लीज़। $15.89 and 8.33। next point, next एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स के बारे में प्रॉब्लम वाज ऑलरेडी क्लियर। क्यों कितना कंसिडर करना है? ₹2 मिला क्या सबको? ₹2 ले लो, पर यूनिट कॉलम में ले लिया 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन नहीं सॉरी सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2,60,000 एंड 3,10,000, सो 2,60,000 से मल्टीप्लाई किया या मैडम बसा 2,60,000 इंटू 2 किती सांगा? 5,20,000, 5,20,000 आणि 2 इंटू 3,10,000 ना रे, म्हणजे किती? 6,20,000 ना। $41,32,750 प्लस 5,20,000 इज इक्वल टू 46,52,750 and 32,04,400, 17.89 ऐसा मेरा कहना है। आप अपना कहना देखिए, मुझ पर विश्वास मत रखिए, आपको सीए खुद को बनना है, मुझे एग्ज़ाम में लेके जाना अलाउड नहीं है। कौन सा पिक्चर? कोई मिल गया, बैग में डाल के लेके जाने का, जादू को पूछने का कितना आंसर आया बता करके। कोई मिल गया जब आया रहेगा तभी तुम लोग छोटे रहोगे ना बच्चे एकदम। गुड, अगला पॉइंट है प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 5। कितना प्रॉफिट है? प्रॉब्लम कहता है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द सेलिंग प्राइस एट विच द बेयरिंग वुड बी मार्केटेड इफ द कंपनी डिजायर्स एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली आपने सीए फाउंडेशन में सीखा हुआ है, कंसाइनमेंट का टाइम शायद सीखा रहेगा। लेकिन फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर में था, अब फरवरी महीना खत्म होने को आया, बीच में 2 महीना चला गया।
2 महीने में बहुत सारी चीज़ें भूल सकते हैं, खुद का नाम भी भूल सकते हैं, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। चलो फटाफट से देखेंगे इक्वेशन क्या है अपना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और बोलते हैं 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट का 20 होगा जब सेल्स का 100 होगा, इसका मतलब कॉस्ट मस्ट बी 80, समझ सके कैसे ना, कॉस्ट मस्ट बी 80। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 20 को 1 मानता हूँ तो सेल्स 5 हो जाता है और कॉस्ट 4 बन जाती है। सो 1/5 ऑन सेल्स, इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। सबको समझा क्या? सिया जी श्योर? प्राजक्ता मैडम नक्की? अब देखिए ठीक से कि अगर मैं इसको 1/5 एंड 1/4 कंसिडर करता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं ना हमेशा के लिए कुछ रूल्स बना सकता हूँ कि इफ़ द सेल्स आर लेट अस से 1/6 ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 1/6 ऑन सेल्स, तो इट मस्ट बी 1/5 ऑन कॉस्ट क्योंकि इक्वेशन वही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो व्हेन द प्रॉफिट इज 5, सेल्स आर 6, दैट मीन्स कॉस्ट मस्ट बी 5। व्हेन द प्रॉफिट इज 1, सेल्स आर 6, दैट मीन्स कॉस्ट मस्ट बी 5। सपोज मैं बोलता हूँ 1/7 ऑन सेल्स तो 1/6 ऑन कॉस्ट। सपोज मैं कहता हूँ 1/10 ऑन सेल्स तो 1/9 ऑन कॉस्ट। सपोज मैं कहता हूँ 1/20 ऑन कॉस्ट तो 1/21 ऑन सेल्स। तो जब सेल्स से कॉस्ट पे जाते हो तो माइनस करना पड़ता है और कॉस्ट से सेल्स पे आते हो तो ऐड करना पड़ता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? 1/15 ऑन कॉस्ट, 1/16 ऑन सेल्स, 2/5 ऑन सेल्स, गूगली बॉल का भी जरूरत नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, 2/5 ऑन सेल्स मतलब इट विल बी 2/3 ऑन कॉस्ट, इट्स नॉट 3/5 ऑन कॉस्ट। हमेशा याद कर रखने का, न्यूमरेटर रिमेन सेम। आप क्या करते थे यहाँ पे 1/5 तो 1/4, 1/6 तो 1/5, न्यूमरेटर वॉज रिमेनिंग सेम, 1/20 तो 1/21। तो आपने न्यूमरेटर को चेंज नहीं किया था क्योंकि न्यूमरेटर में कौन है? प्रॉफिट है। ओनली थिंग इज यू आर कंपेयरिंग प्रॉफिट आइदर टू कॉस्ट और यू आर कंपेयरिंग प्रॉफिट टू सेल्स, बट कंपेरिजन इज ऑलवेज ऑफ द प्रॉफिट। तो अगर मैं बोलने के टाइम बोलता हूँ 2/5 मतलब मेरा शुरुआत अगर 2 है तो तुम्हारी भी शुरुआत 2 ही रहने वाली है, तुम्हारी शुरुआत चेंज नहीं हो सकती है, सिर्फ तुम्हारा डिनोमिनेटर चेंज होने वाला है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द पॉइंट? नाउ यू टेल मी 3/7 ऑन कॉस्ट। ये तो गारंटी कि 3 तुम्हारा आंसर शुरुआत रहेगा। सो 3/7 ऑन कॉस्ट बोला है मतलब इट विल बी 3/10 ऑन सेल्स, क्योंकि कॉस्ट से सेल्स के बाद जाने का तो ऐड करना पड़ता है। आकांक्षा श्योर? चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है? नहीं? क्या नहीं? अगर मैंने 3/7 ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स ना बच्चा, तो 7 में 3 ऐड किया तो 10 बनता है ना बच्चा, तो फिर इसका मतलब इट विल बी 3/10 ऑन सेल्स ना। व्हाट आर वी कंपेयरिंग? वी आर ऑलवेज कंपेयरिंग प्रॉफिट आइदर टू सेल्स और प्रॉफिट कंपेयरिंग टू कॉस्ट, तो न्यूमरेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर में सेल्स डालने का कि कॉस्ट डालने को चेक करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में एक तो क्या रहती है? कॉस्ट, नहीं तो कौन रहता है? सेल्स। कॉस्ट और सेल्स के बीच में क्या रहता है? प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट से एक तो बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो प्रॉफिट से घटाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? चलो और एक दिखता हूँ, 5/11 ऑन सेल्स। यस, 5/11 ऑन सेल्स मतलब इट विल बी 5/6 ऑन कॉस्ट। तुम्हारे दिमाग में ना एक इक्वेशन रेडी रहना चाहिए, C + P = S। ये मैं फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ, कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। एक बार तुम्हारे दिमाग में कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखने का पता रहेगा, देन जब मैं बोल रहा हूँ अलग अलग चीज़ें तो तुमको फट से समझ में आना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ पे प्लेस करना है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो वहाँ पे प्लेस कर दिया, अपना बैलेंस वेयर मिल जाती है। चलो और एक चीज़ कंसिडर करता हूँ, 4/20 ऑन कॉस्ट, 4/24 ऑन सेल्स। कहते हैं नक्की? आकांक्षा मैडम, घर के बच्चे मेरे समझा करे? हो सर, हो। ओके ओके, और कौन है घर पे? आर्य कल करे वाला? ओके ओके, सुकेश जी समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। अरे मैं किधर था रे? हाँ इधर जाने का मुझे ना, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट के बारे में प्रॉब्लम कहता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस लेना है, 20% ऑन सेल्स मतलब 20/100 ऑन सेल्स, परसेंट मतलब पर सेंचुरी मतलब पर 100, सो 20/100 ऑन सेल्स मतलब 20/80 ऑन कॉस्ट, 20/80 ऑन कॉस्ट मतलब 2/8 ऑन कॉस्ट, 2/8 ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ?
सो सेलिंग प्रॉफिट के लिए छोटा सा वर्किंग करूंगा, चिंटू पिंटू वर्किंग लिखूंगा 20% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 20/100 ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/5 ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। क्लियर? कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ बोलने का मज़ा आएगा आपको। अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हाँ या सो ये 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1/4 ऑन कॉस्ट। चलो, सो आई कैन स्पेसिफाई प्रॉफिट कितना है 1/4। फटाफट से बताओ कितना था प्रॉफिट? 46,52,750 का 1/4 62,188 लेता हूँ फिर। और पर यूनिट में कितना आएगा बोलो? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से करना है। 4.47 आ गया। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और दूसरा कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट XE 32,04,000 को 1/4 करेंगे तो 8,01,000। अरे, और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से करेंगे तो आंसर कितना का पर यूनिट में बोलो? 2.58। और फिर सेल्स कैलकुलेट करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। चलो मेरे बच्चों, फटाफट से पूरा करो, पीछे मत रहियो। बोल सर 8,01,100 देते हैं। हाँ यस, थैंक यू। $46,52,750 plus 11,62,188 is equal to how much? 58,937 मतलब 938 लेता हूँ मैं। और यहाँ पे कितना? 22 पॉइंट थ्री सिक्स तो फुल घेतलंस का डेसिमल पॉईंट्स? ओके. 40,05,500 आणि 12.92 और 91 जो भी कुछ रहेगा वो. आलं? समजलं? मजा आ रही? गुड. प्राजक्ता मैडम, शैल आई स्टार्ट? चला कंटिन्यू. कहाँ तक आई बच्ची मेरी? सगळी गडबड झाली. ओके. डोकं शांत ठेवून करायचं. कॉस्टिंग डिफिकल्ट नाही आहे, पण क्लरिकल मिस्टेक्स होतात बऱ्याच वेळेला. एकदा कंसेप्ट कळली की कॉस्टिंग बहुत सोपं है. चलो, अब हम लोग नया टाइप का प्रॉब्लम करेंगे. कल हमने एक प्रॉब्लम सीखा, उसका छोटा भाई हमने सॉल्व करके हो गया. उसको हम बोलते हैं सिंगल ईयर बट मल्टीपल प्रोडक्ट्स. एक ही साल था
बट एक कंपनी एक साथ दो दो प्रोडक्ट बना रही थी। तो अगर आप, मैंने सिया का भी एड्रेस देखा, नवी पेट काका हलवाई के पीछे, तो इन दैट केस काका हलवाई जैसा दुकान रहेगा तो क्या करेगा, उसका कितने सारे अलग अलग कॉस्ट शीट रहेंगे। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? चितड़े मिठाई वाले रहेंगे तो उनका क्या रहेगा बॉस, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट का कितना प्रॉफिट हो रहा है चेक करने का उनको, फिर कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने का, कौन सा प्रोडक्ट कम बनाने का, उनको उसके सब डिसाइड करना पड़ेगा। अम्बा बर्फी का क्या करने का, शंकर पाड़े का क्या करने का, और क्या चितड़े का लस्सी का क्या करने का, कितने क्या रहेगा करके। सो दे हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट प्रॉपर्ली एंड दे हैव टू कंसिडर एक्जैक्टली वेदर इट इज रियली मेकिंग प्रॉफिट फॉर देम और नॉट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जब तक वो ठीक से नहीं करेंगे तब तक उनको ये नहीं समझेगा कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा बनाने का, कौन सी चीज़ को कम करने का। Otherwise, they will end up in using all their resources for producing everything in equal quantity, and some of the goods may not be liked by people. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? And then they will get perished. उसका लॉस हो जाएगा। And some of the goods people are in demand, but we don't have production capacity because our production capacity is already used by all other products. ये डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कौसुफ सर, माई सेल्फ, सायरी मैडम, हम लोग जब अपना काम करते हैं हम क्या सोचते हैं कि बाबा नहीं, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या वो चेक करने का, उसमें कौन सा बैच अपने को और चालू करने को हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो देखने का। तो पिछले 4 साल में जब मैंने एक ही बैच लिया था साल भर में, तो मैंने देखा कि अरे यार नहीं, मैं आराम से सिलेबस अभी तो कम हो गया है, पहले तो 8 सब्जेक्ट का सिलेबस रहता था, तो बोला था नहीं यार ये खींचने का नहीं है, बच्चों को हम आराम से करके जाएंगे, बराबर से रिवीजन भी करवा लेने का बराबर करके। तो आई यूज्ड टू टेक ओनली 1 बैच, बट फर्स्ट ईयर का बैच हो गया, अभी ये नया सिलेबस का 6 सब्जेक्ट्स है, तो आराम से पूरा हो सकता है। तो देन मैं बोला कि अपने पास रिसोर्स कैपेसिटी अवेलेबल है, लेट अस ट्राई टू यूज द सेकंड बैच ऑल्सो। आई एम वेरी श्योर दैट आई कैन गेट ऑल द स्टडीज डन वेरी प्रॉपर्ली, प्लस आई कैन गेट रिवीजन डन प्रॉपर्ली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी अदर बैच। तो रिसोर्सेस है तो यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेस नहीं तो यूज नहीं कर सकते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू बी वेरी क्लियर कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है, उस कैपेसिटी के अंदर तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। अगर वो ठीक से यूज करेंगे तो अपने को फायदा है, यूज नहीं करेंगे तो अपना नुकसान होते जाएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, चलो अब मैं नया टाइप का प्रॉब्लम सिखाऊंगा कि जहाँ पे एक साल में एक साथ 2 प्रोडक्ट नहीं बन रहे हैं, बल्कि एक साल में एट अ टाइम एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वी आर नॉट अ कंपनी विच इज हैविंग a finite product. We are not a company which is having a specific product, but we are a made to order company. What is the meaning of made to order company? आप बोलो, उसके हिसाब से बना के देता हूँ। अगर मैं कैम्ब्रिज शर्ट में जाता हूँ, अगर मैं एरो शर्ट में जाता हूँ, अगर मैं वैन ह्यूजन में जाता हूँ, अगर मैं लुई फिलिप में जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलता है? रेडीमेड शर्ट मिलते हैं। बोलेगा सर ये 42 साइज़ का शर्ट है, ये 44 का, ये 40 का, ये 36 का है। आप अपना साइज़ का कौन सा देखो और डायरेक्टली उधर दुकान में जाने का 5 से 10 मिनट के अंदर चेकिंग कर लेने का ट्रायल रूम में, ठीक लगा कि बस घर कर दे। बट मेरे पिताजी के टाइम, मेरे दादाजी के टाइम ऐसा नहीं रहता था। तभी क्या करना पड़ता था? कपड़ा लेने को परचेस करना पड़ता था। कपड़े परचेस करने नहीं पड़ते थे, कपड़ा परचेस करना पड़ता था, क्लॉथ परचेस करना पड़ता था। क्लोथ्स परचेस करने को अवेलेबल ही नहीं थे, और क्लॉथ परचेस करके कट पीस करके बाद में उसको दर्जी के पास लेके जाना है, टेलर के पास लेके जाना है, वो नाप लेगा, मेजरमेंट लेगा और उसके बाद में सिला के देगा मेड टू ऑर्डर। फिर आपकी हाइट क्या है, आपका पेट कितना बड़ा है और आपका शोल्डर्स कितने लंबे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि अपने को कितना कपड़ा लगेगा, नहीं लगेगा। मेड टू ऑर्डर बिजनेस। जब अपना क्लास वहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट में चल रहा था, मैं आपका डेमो लेक्चर्स वहाँ पे ले रहा था, तो तब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मुझे सेटअप करने का करके, तो मैंने ये फर्नीचर का काम करवा के लिया। क्या वो अपने को CPU यहाँ पे रखने का और यहाँ पे अपने को ये कैमरा और स्क्रीन वगैरह बराबर से लगाने का है। तो ये अमेजोन पे मुझे नहीं मिलता है। पेपर फ्रेम में जाऊँगा तो नहीं मिलेगा, अर्बन लैडर में जाऊँगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब से बना के चाहिए। क्या बा नहीं, ये कपाट के साइड में बराबर से लगना चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट टेक एक्स्ट्रा स्पेस। वहाँ पे बैठने वाले बच्चे के सिर को नहीं लगना चाहिए, और बाद में बच्चों को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए व्यू। जब अपना लेक्चर नहीं चलता है, बाकी के लेक्चर चलते रहेंगे, 11वीं 12वीं CA फाउंडेशन जो भी कुछ लेक्चर चलते रहेंगे, उनको इसका तकलीफ नहीं होना चाहिए। बच्चे लोग अरे सर दिख नहीं रहे, मैडम दिख नहीं रही करके, वो डिफिकल्टी शुड नॉट बी द केस। तो अमेजोन के पास ये नहीं मिलने वाला है, पेपर फ्राई के पास नहीं मिलने वाला, अर्बन लैडर में नहीं मिलने वाला है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मेड टू ऑर्डर। मुझे फर्नीचर वाले के पास जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा देखो भैया मेजरमेंट ले लो, मुझे इतना साइज़ का ऐसे इसके हिसाब से बना के चाहिए, इधर हवा वेंटिलेशन के लिए हवा दिखनी चाहिए, तो 2 साइड से उसको विंडो बना के देना छोटा छोटा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वायरिंग भी करने को आना चाहिए बराबर से। तो बोला ठीक है सर, मैं आपका मेजरमेंट लेता हूँ और बाद में आपको बना के देता हूँ। मुझे बेंचेस बनाने के हैं, सोच के देखिए, इधर के बेंचेस ऐसे उठा के अगर प्रेस्टीज पॉइंट में लेके जाऊँगा तो उस क्लासरूम में गारंटी से बैठेंगे, इसका गारंटी है कि गारंटी नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक क्लासरूम का साइज़ अलग है, इसका विड्थ अलग है, इसका लेंथ अलग है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इधर के बेंचेस उधर चलेंगे, इसका गारंटी नहीं। इधर के बेंचेस उधर तो छोड़ दो, इस क्लासरूम के बेंचेस इसी बिल्डिंग में दूसरे क्लासरूम में भी चलेंगे, इसका गारंटी नहीं है।
तो अगर मुझे बेंचेस बनाने का एक नया क्लासरूम सपोज हमने ले लिया, अभी वहाँ पे देखा बोल चलो अपना बच्चा लोग बढ़ रहा है, सी एंटर का बहुत बच्चा लोगों को खुशी हो रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों को लेके आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बोला चलो फिर एक क्लासरूम ले लेते चलो अभी। तो वो क्लासरूम के लिए मुझे फिर से बार क्या करना पड़ेगा, ये बेंच बनाने वाले को बुलाना पड़ेगा, भैया आ जाओ और इधर का मेजरमेंट ले लो, ये क्लासरूम लंबा वाला है, छोटा वाला है, इसका विड्थ बड़ा है, विड्थ कम है, उसके हिसाब से मुझे बना के दे दो। ज़्यादा लंबा रहेगा तो पीछे के बच्चों को दिखता नहीं है, फिर मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे के बेंचेस का हाइट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट उसके नीचे प्लेटफॉर्म रखना पड़ेगा, सो दैट दे कैन वॉच द थिंग्स प्रॉपर्ली। नहीं तो आगे के बच्चों का अगर हाइट ज़्यादा रहेगा तो पीछे के बच्चों को कुछ दिखता नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मुझे उसके सबसे मतलब मुझे हर जगह पे ढूंढना पड़ेगा क्या करने का क्या नहीं करने का। ये कोई फैन जैसी चीज़ नहीं है, ये कोई ट्यूबलाइट जैसी चीज़ नहीं है, ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो कंप्यूटर सीपीयू जैसी चीज़ नहीं कि वो बस ऑर्डर दिया बस घर पे आ गया करके। नो दैट्स नॉट द केस, इट्स नॉट रेडीमेड, इट्स टेलर मेड, मेड टू ऑर्डर। तो आपने बहुत सारा बार देखा रहेगा कि पुराने ज़माने में, अभी तो ये पेपर फ्राई में और ये सब जगह पे बहुत सारा तुमको फर्नीचर मिल जाता है फटाफट से, बट पुराने ज़माने में आज से 15 साल पहले ऐसे फर्नीचर के अलग अलग ऑनलाइन स्टोर अवेलेबल नहीं रहते थे, तो अपने को क्या करना पड़ता था, फर्नीचर बना के लेना पड़ता था, वार्डरोब वगैरह सब बना के लिया, बेड वगैरह बना के लिया, घर का फर्नीचर पूरा बना के लेने का स्टाइल रहता था हमेशा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो लोग आते थे, आपके घर का मेजरमेंट लेते थे, बाद में बना के देके जाते थे। ये साबुन की टिकिया जैसा चीज़ नहीं, बाबा दुकान में गया अलग साबुन लेके आया बस चालू, दैट्स नॉट द केस। आपको पहले ऑर्डर देनी पड़ेगी। तो दुकानदार बोलेगा सर मेरा रॉट आयरन का काम करने वाला आदमी हूँ, आपको चाहिए तो बेंचेस बना के दूंगा, आपको चाहिए तो बेड बना के दूंगा, आपको चाहिए तो स्टडी टेबल बना के दूंगा, आपको चाहिए तो सोफा कम बेड बना के दूंगा, आप बोलो आपको क्या चाहिए और आप मेजरमेंट बता दो, मैं उसके हिसाब से बना के दूंगा। मैं उसको पूछता हूँ ठीक है फिर बता मुझे, अगर मुझे एक बेड बनाने का है तो उसके लिए मुझे कितना खर्चा आएगा? बोलते सर पहले बेड का साइज़ बताओ, सिंगल बेड चाहिए कि डबल बेड चाहिए, फिर वो क्वीन साइज चाहिए कि किंग साइज चाहिए कि बंक बेड चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए कि स्टोरेज नहीं चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है बाबा, वो देख मुझे किंग साइज चाहिए, 6x5 का नहीं चाहिए, 6x6 का चाहिए, और वही मुझे विथ स्टोरेज चाहिए, और बंक बेड वाला स्टाइल में नहीं चाहिए। तो बोल उसका कितना खर्च आएगा? बोलेगा सर ऐसा है ना, तो देखो इसके लिए इतना इतना मटेरियल लगेगा और इतना इतना लेबर लगेगा, तो ये दोनों का टोटलिंग करता हूँ और उसमें मेरा प्रॉफिट ऐड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कोटेशन कितना है। वो मुझे एक कोटेशन बता देगा, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट ऐड किया, डायरेक्ट लेबर का अमाउंट ऐड किया और बाद में उसमें उसका प्रॉफिट ऐड करके मुझे उसने उसका अमाउंट बता दिया। प्लीज़ टेल मी, ये रॉट आयरन का जो बेड बनाने वाला है वो बेड कहाँ पे बनाएगा? मेरे घर पे बनाएगा कि खुद के फैक्ट्री पे बनाएगा? तो फैक्ट्री का रेंट आया रहेगा कि नहीं आया रहेगा? आया रहेगा। फैक्ट्री में अगर उसको रॉट आयरन का बेड बनाने का तो वेल्डिंग मशीन लगेगा, वेल्डिंग मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा, वेल्डिंग मशीन के उसको पावर सप्लाई लगेगा, उसके लिए उसको एमएससीबी का लाइट बिल आने वाला है, वो भी खर्चा आएगा। बट उसने सिर्फ ऐड क्या किया? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। वो भूल गया कि उसने फैक्ट्री रेंट ऐड करना चाहिए था, उसने फैक्ट्री का पावर ऐड करना चाहिए था। वो भूल गया कि मेरे पास कोटेशन देने के लिए, मेजरमेंट लेने के लिए उसको अपने फैक्ट्री से बाइक लेके मेरे घर पर आना पड़ा था और बाद में फिर से वापस जाना पड़ा था, फिर बाद में वो डिलीवरी देने के लिए फिर से टेम्पो लेके आएगा। वो सब खर्चा उसने ऐड ही नहीं किया। उसने क्या कर दिया? मटेरियल प्लस लेबर प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ऐसा मुझे कोटेशन दे दिया है। अगर आप उसके कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आप उसको रोकोगे, आप बोलोगे अरे यार ऐसा कॉस्ट शीट नहीं बनाने का रहता है, क्योंकि तू जो बोल रहा है उसके अंदर सिर्फ प्राइम कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। व्हाट अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स? व्हाट अबाउट ऑफिस ओवरहेड्स? व्हाट अबाउट सेलिंग ओवरहेड्स? क्योंकि तू अगर ये सब चीज़ें करने वाला है तो तुझे शायद तरह का अकाउंटेंट भी लगता रहेगा, जो अकाउंटेंट लोगों को बिल इशू करेगा, बाद में जीएसटी का कुछ झमेला रहेगा तो वो भी संभाल लेगा, इनकम टैक्स का क्या काम करने का वो भी करता रहेगा, तो उसका भी तो सैलरी तो देता है। तो बेड वाला जो कस्टमर है उसके पास से बेड का मटेरियल का अमाउंट वसूल करना करेक्ट है। बेड वाला जो कस्टमर है उसके पास से बेड को बनाने के लिए जो वर्कर काम करेंगे वो वर्कर का वेजेस वसूल करना करेक्ट है। और उसके अलावा फैक्ट्री के ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स को भी एक्चुअली स्पीकिंग तूने ऐड करना चाहिए। उसके बाद में टोटलिंग करके बाद में बोलना चाहिए कि बाबा इसमें मेरा प्रॉफिट कितना ऐड करने का, फिर सेलिंग प्राइस बतानी चाहिए। बोला ठीक है सर। मैं उसको फिर से पूछा, फिर बता रॉट आयरन का बेड का कीमत कितना? बोलते सर बेड को मटेरियल इतना लगेगा और बेड को लेबर इतना लगेगा। बोले शाबाश, और मेरे स्टूडेंट ने तुझे सिखाया आगे क्या ऐड करने का? हाँ सर मुझे याद है, आपके स्टूडेंट ने मुझे सिखा के रखा हुआ है कि उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने का। तो सर इसमें मेरा 1 महीने का फैक्ट्री का रेंट, 1 महीने का पावर लाइट का बिल, 1 महीने का मेरा सुपरवाइजर वाला कोई रहेगा उसका सबका खर्चा। मैं बोलूँगा अरे क्या पागल है क्या, 1 महीना भर के लिए क्या फैक्ट्री में सिर्फ मेरा अकेले का बेड बनाएगा क्या? तब तेरे पास मेरा बेड का एक ऑर्डर रहेगा, किसी का स्टडी टेबल का ऑर्डर रहेगा, किसी का सोफा कम बेड का ऑर्डर रहेगा, किसी का कुर्सी का ऑर्डर रहेगा, किसी का डाइनिंग टेबल का ऑर्डर रहेगा। तो उस 1 महीने में तेरे जितने वर्कर्स है सारे के सारे सिर्फ मेरे अकेले बेड के लिए काम करेंगे? ये बेड बनाने को मैक्सिमम 7 दिन लगेगा तुझे।
वो भी अगर उन्होंने कंटिन्यूस काम किया तो 2 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तू उनका महीने भर का जो सैलरी वो मुझे क्यों ट्रांसफर कर रहा है? महीने भर का रेंट मुझे क्यों ऐड कर रहा है? ये महीने भर का सैलरी, महीने भर का रेंट, महीने भर का पावर का चार्जेस, महीने भर का वेल्डिंग का डिप्रिसिएशन, जो भी कुछ रहेगा वो वेल्डिंग मशीन का डिप्रिसिएशन, ये सिर्फ मेरा अकेले के नहीं है। ये जो भी कुछ अमाउंट आता रहेगा वो तुझे किसके पास से वसूल करनी चाहिए? मेरा वाला बेड का जो बिल रहेगा वो, प्लस कुर्सियों का बिल, प्लस डाइनिंग टेबल का बिल, प्लस सोफा कम बेड का बिल, प्लस स्टडी टेबल का बिल। जो अलग अलग सब लोग अलग अलग कस्टमर है ना, उनके सबके पास से तेरा वसूल करना चाहिए। सब कुछ मेरे पास से वसूल करेगा और उनको क्या सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर? फिर मैंने ऐसा तेरा कौन सा घोड़ा मारा यार कि मुझे ही तकलीफ दे रहा है करके? तू नहीं सर मैं सबके पास वसूल करूँगा। मैं क्या पागल है क्या? मेरे पास से भी पूरा महीने का वेजेस लेगा, पूरा महीने का सैलरी लेगा, पूरा महीने का फैक्ट्री पावर लेगा, मेरे पास से पूरा महीने का फैक्ट्री रेंट लेगा और दूसरे के पास से भी लेगा, सबके पास से लेते जाएगा। प्राइस कितना ज़्यादा होगा वो? मैं तेरे पास से बेड परचेस करूँगा नहीं, किसी और के पास जाऊँगा, बोलूँगा ये कौन? परवर्त नहीं हुआ भाई बिल्कुल भी। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अब हमने उसको पहले बताया, देखो भैया सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्रॉफिट करना गलत बात है। आपने उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस महीने का जितना भी फैक्ट्री ओवरहेड से, जितना भी ऑफिस ओवरहेड से, जितना भी सेलिंग ओवरहेड से, सारा का सारा एक ही प्रोडक्ट के पास से आप वसूल कर लो। और आपके प्रोडक्ट भी यूनिफॉर्म प्रोडक्ट नहीं है। आप किसी को कुर्सी बना के देते हो, किसी को टेबल बना के देते हो, किसी को डाइनिंग टेबल बना के देते हो, किसी को बेड, सिंगल बेड, डबल बेड, बंक बेड और विथ क्या तो आपका स्टोरेज, विदाउट स्टोरेज, दुनिया भर का चीज आपका चलता रहता है। और किसी किसी का बेड तो बहुत डिजाइनर रहेगा मस्त से, उसको हेडरेस्ट के लिए कुछ अच्छा डिजाइन बना के चाहिए तो उसको ज़्यादा मटेरियल लगेगा, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मेरा सादा वाला बेड है, मुझे कुछ झंझट नहीं चाहिए, तो इन दैट केस उसका काम अलग हो जाएगा। हाउ कैन यू से इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम? बोलते हैं सर व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। तो ये वसूल करना तो चाहिए है, लेकिन वसूल कैसे करूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं कैसे काम करूँ मुझे बताओ। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर हेल्पिंग द बिजनेस टू टेक अ डिसीजन हाउ टू एस्टिमेट द कॉस्ट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? घर के बच्चे पहले प्रॉब्लम समझ में आया कि हम क्या करने को जा रहे हैं वो? Yes, sir. देखिए क्या कहता है प्रॉब्लम। ML Auto Limited is manufacturing of auto components and the details of its expenses for the previous year are given below. Opening stock of material, closing stock of material, purchases of material, direct labor, factory overheads, administrative overheads related to production activity. इतनी सब अलग अलग चीज़ें अपने को दी हुई है। During the next year, the company has received an order from a car manufacturer where it estimates that the cost of material and labor will be rupees 8 lakh and 4 lakh 50,000 respectively. ML Auto Limited charges factory overheads as a percentage of direct labor and administration overheads related to production as a percentage of factory cost based on previous year's cost. Cost of delivery of the components at customers' premises is estimated at rupees 45,000. You are required to calculate the overhead recovery rates based on actual cost for the previous year. Prepare a detailed cost statement for the order received in the next year and the prices to be quoted if the company wants to earn a profit of 10% on sales. 10% on sales is equal to 10 upon 100 is equal to 1 by 10 on sales is equal to 1 by 9 on cost. अभी सिखाया था, याद आया सबको? तो लास्ट का सेंटेंस तो अपने अभी काम का नहीं है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, हम फट से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर का सब ठीक से देखना पड़ेगा। व्हाट हैज हैपेंड? ठीक से देखोगे आपको प्रॉब्लम के अंदर कुछ स्पेशलिटी नजर आएगी। पिछले प्रॉब्लम में एक ही साल था और उसके अंदर 2 अलग अलग प्रोडक्ट थे, XD एंड XE। कल के और एक प्रॉब्लम में भी एक ही साल था, उसके अंदर 2 प्रोडक्ट थे, ब्लैक शू पॉलिश एंड ब्राउन शू पॉलिश। तो साल एक खर्चा कंबाइंड और उसको डिवाइड करना था। आज के प्रॉब्लम में इन द प्रीवियस ईयर ML Auto Limited is manufacturing auto components and details of its expenses for the previous year, मतलब एक पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया है, पिछले साल का इंफॉर्मेशन दिया है बाबा लोग, बेबी लोग, प्रीवियस ईयर। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर। तो इंफॉर्मेशन कैसे दिया है? एक साल का इंफॉर्मेशन। क्या बनाते हैं? एक ही चीज बनाते हैं। क्या? ऑटो कंपोनेंट। शायद वो क्या उसका मिरर बनाते रहेंगे, नहीं तो रियर व्यू मिरर बनाते रहेंगे, नहीं तो उसका क्या वो वाइपर्स बनाते रहेंगे, नहीं तो सीट बनाते रहेंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एक ही चीज बनाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं बनाते। XD, XE, ब्लैक, ब्राउन, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, एक ही चीज बनाते हैं। और उस एक चीज का पिछले साल भर का पूरा इंफॉर्मेशन दिया है और अगले साल का इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट करने को नहीं बोल रहे हैं, अगले साल में एक ऑर्डर आएगी उसका इंफॉर्मेशन प्रेडिक्ट करने को बोल रहे हैं। सो द डेटा इज नॉट कंपेरेबल। द इंफॉर्मेशन इज फॉर 1 full year, मतलब 12 months,
एंड देयर आफ्टर प्रिडिक्शन इज नॉट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने को देखो और अगले 12 महीने के बारे में प्रेडिक्ट करो, ऐसा नहीं बोल रहे। पिछले 12 महीने को देखो और एक ऑर्डर के बारे में प्रेडिक्ट करो, ऐसा बोल रहे हैं। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दे आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 full year and then they're asking you the estimation for only 1 order. करते कर सके ना, घर के बच्चे समझा करे? Yes, sir. Yes, sir. During the next year, the company has received an order from the car manufacturer where it estimates that the cost of material and labor will be rupees 8 lakh and 4,50,000. तो वो जो एक नया कार मैन्युफैक्चरर है जो अपने पास आ रहा है, बोलते हैं कि सर आप अगर रियर व्यू मिरर बना के देते हो तो लैंड रोवर रहने दो, रेंज रोवर रहने दो, टाटा का हेक्सा रहने दो, नहीं तो मारुति सुजुकी रहने दो, कुछ और रहने दो, रियर व्यू मिरर का तो सेम रहने वाला है, देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ में क्या क्लच प्लेट बनाते हो, ब्रेक बनाते हो, वो सब चीज़ें सेम रहने वाली है। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? तो आप मुझे इतना तक बना के दो। बोला ठीक है, फिर इसके लिए कितना मटेरियल लगेगा मैं आपको बोलता हूँ, कितना लेबर लगेगा मैं आपको बोलता हूँ। तो उसने अपने को मटेरियल और लेबर का चीज़ दे दिया। हम बोले कि सर सिंपल, अभी 8 लाख ले लो प्लस 4.5 लाख ले लो, मतलब हो गया 12.5 लाख, और उसके और 10% ऑन सेल्स, मतलब 1/10 ऑन सेल्स, मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट करके 12.5 लाख पे 1/9 ऐड कर दो, हो गया काम खत्म। मैं बोलूँगा इसका मतलब मेरे लेक्चर को एब्सेंट था, क्योंकि मैंने बोला है सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऐड करके प्रॉफिट ऐड नहीं करने का, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ऐड करने चाहिए, ऑफिस ओवरहेड्स भी ऐड करने चाहिए और सेलिंग ओवरहेड्स भी ऐड करने चाहिए। लेकिन सर क्या करूं, प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन दिया था, मटेरियल और लेबर का इन्फॉर्मेशन दिया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगेंगे इस ऑर्डर के लिए, प्रॉब्लम इज साइलेंट, ऑफिस ओवरहेड्स कितने लगेंगे इस ऑर्डर के लिए, प्रॉब्लम इज साइलेंट। मैं बोलूंगा लेकिन प्रॉब्लम कुछ बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एमएल लिमिटेड चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड्स एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, क्योंकि हम लोग ये नहीं बता सकते हैं, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एक एक ऑर्डर के लिए कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स हो रहा है, तो हम लोग फिर पिछले साल के इंफॉर्मेशन को यूज करके कुछ ना कुछ तो एस्टिमेटेड रेट्स कैलकुलेट करके रखेंगे। अगर मुझे कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे 400 में से 300 मार्क मिला, अगर मुझे कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे सीए फाउंडेशन में 400 में से 300 मार्क मिला और बाद में वो चला जाता है, मैं उसको पूछने को भूल गया अकाउंट्स में कितना मिला और लॉ में कितना मिला और इको में कितना मिला और मैथ्स में कितना मिला, पूछने को भूल गया, बोलता हूँ लेकिन फिर भी 400 में से 300 मिला, मतलब 75% मिला है ना, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि उसको हर एक सब्जेक्ट में 75-75 मिला हुआ है। वी कैन अज्यूम, इट मे नॉट बी एक्यूरेट, शायद किसी सब्जेक्ट में ज्यादा मिला रहेगा लेकिन उसको 75 करके कम हो जाएगा, किसी सब्जेक्ट में कम मिला रहेगा तो थोड़ा बढ़ के 75 दिखेगा, बट ऑन एन एवरेज उसका बेसिक आईक्यू लेवल, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसका बेसिक रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन लेवल, जो सिखाता हूं वो समझने का, ग्रास्प करने का ताकत लगभग 75% है। रिटेन कर सकता है वो दिमाग के अंदर जो जो सीखा है वो, और उसको फिर से बार लिख भी सकता है एग्जामिनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? शायद अकाउंट्स में थोड़ा रिटेंशन लेवल ज़्यादा रहेगा, शायद लॉ में थोड़ा कम रहेगा, दैट्स ओके, बट है तो उतना ही आसपास, उसके आसपास। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे कि पिछले साल का फैक्ट्री ओवरहेड्स का पिछले साल के डायरेक्ट लेबर के साथ हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन सर पिछले साल में हमारे पास बहुत सारे रॉट आयरन के बेड के ऑर्डर आए थे, कोई सिंगल बेड, कोई डबल बेड, कोई सोफा कम बेड, कोई कबर्ड, कोई कुर्सियाँ, कोई डाइनिंग टेबल, कोई स्टडी टेबल। मैं बोलूँगा हाँ ठीक है ना, तो सबका वेजेस और सबका फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिलेशनशिप चेक करो। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ ऑल द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ लास्ट ईयर to be compared with total labor of all the orders of last year का relationship is like that student who just told me sir 300 marks out of 400 and went away। क्या रे समझ में क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलूँगा ठीक है, फिर मतलब इंटरनली मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब हर एक ऑर्डर के अंदर भी 75% रहेगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? यही हमने अभी पिछले प्रॉब्लम में भी किया था, 30% प्रोडक्शन ओवरहेड्स का। दूसरा वर्किंग मैंने आपको बोल के रखा था कि अगले प्रॉब्लम में उसका जरूरत पड़ता है, तभी उसका जरूरत आ गया। घर के बच्चे समझा क्या रे? ओके वेरी गुड। देखो क्या कहता है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर कार मैन्युफैक्चरर वेयर इट एस्टिमेट्स दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर विल बी रुपीस 8 लाख एंड 4 लाख 50,000 रिस्पेक्टिवली। एमएल ऑटो लिमिटेड चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड एज प्रोडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो किसका परसेंटेज चाहिए है? फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज चाहिए है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कंसिडर करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है उसका परसेंटेज कैसे चाहिए अपने को? रिलेटेड टू प्रोडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट।
समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अब मैं फिर से कंफ्यूज हो गया। मुझे परसेंटेज निकालने का मतलब कोई ना कोई तो न्यूमरेटर रहना चाहिए और कोई ना कोई तो डिनोमिनेटर रहना चाहिए। तो प्लीज़ टेल मी, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड डायरेक्ट लेबर, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, येलो कलर मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो प्लीज़ टेल मी उसमें से न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है? और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें न्यूमरेटर कौन है और डिनोमिनेटर कौन है? आपको कैसे समझा? जिसका परसेंटेज निकालना है वो न्यूमरेटर और जिसके बेसिस पे निकालना है वो डिनोमिनेटर। समझने में कैसे बोल रहा हूं? क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन, इंग्लिश है उसको हम लोग सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के सेकंड लेक्चर में बोल के रखा था, कॉस्टिंग बेसिकली क्या है? तीन चीजों को हम लोग मिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 कॉस्टिंग का लॉजिक, नंबर 2 मैथमेटिक्स का लॉजिक, नंबर 3 इंग्लिश और मैनेजमेंट का लॉजिक। इसको मिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। सो डरो मत, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जिसका परसेंटेज निकालना है वो क्या है? न्यूमरेटर। जिसके ऊपर निकालना है वो क्या है? डिनोमिनेटर। इनफैक्ट उसका जिसके ऊपर मतलब वो खुद नीचे बैठे ना, तभी उसके ऊपर आएगा ना। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर इज डिनोमिनेटर, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज न्यूमरेटर। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सो फैक्ट्री कॉस्ट इज डिनोमिनेटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज अ न्यूमरेटर। सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? ओके। एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट एट कस्टमर प्रीमाइसेस इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। तो ये क्या है? अपना सेलिंग ओवरहेड्स होने वाला है। कस्टमर के घर तक अपने को टेम्पो लेके जाना पड़ेगा, तो उसका अपने को खर्चा लगेगा 45,000, उन्होंने बोल के रखा। वो बाद में सेपरेटली ऐड करेंगे उस कस्टमर के लिए। क्लियर? तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट ओवरहेड रिकवरी रेट्स बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर। तो पहले पिछले साल का हम लोग क्या करेंगे? मस्त से कॉस्ट शीट पूरा बना लेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार परसेंटेज कैलकुलेट करके हो गया, फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? घर के बच्चे? ओके जी, चलो जी, फटाफट जी। हेडिंग आएगा कॉस्ट शीट ऑफ एमएल ऑटो लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर। इसमें कुछ पर हेड कॉलम की झमेले की जरूरत नहीं है, सादा सादा प्रॉब्लम है। चले स्टार्ट। सबसे पहले मुझे लगेगा कौन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट है 1.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो माइनस करने का, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऐड करने का है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,50,000, 1,50,000 ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया नहीं मतलब मैं पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। 18,50,000 तो टोटलिंग हो गई आपकी 20 लाख लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जिसकी रकम है 2 लाख रुपीज। तो बचेगा क्या आपका? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 18 लाख। नेक्स्ट ऐड टू दैट डायरेक्ट वेजेस जिसकी रकम थी 9.5 लाख। तो आंसर आएगा 27,50,000। नेक्स्ट ऐड टू दैट
फैक्ट्री ओवरहेड्स, लास्ट ईयर में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे आपके? 3,80,000। $27,50,000 में 3,80,000 ऐड कर दिया मैंने। सॉरी 31,30,000। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन की रकम है 2,50,000। $31,30,000 में 2,50,000 ऐड कर दिया, हो गया कितना? 33,80,000 मेरे ख्याल से। और ये मेरी लास्ट ईयर की कॉस्ट शीट पूरी हो गई, क्योंकि लास्ट ईयर में उन्होंने अपने को सेल्स वेल्स के बारे में कुछ बोला नहीं है। सॉरी कितले आपण परचेसेस हे काय हे बन इकडे मिळालं का बाळा? अगला पॉइंट, during the next year the company has received an order from car manufacturer where it estimates that the cost of material and labor will be 8 lakh and 4 lakh 50। ये 8 लाख एंड 4 लाख 50 अगले साल के एक ऑर्डर की मटेरियल और लेबर की कीमत है। सेकंड, एमएल ऑटो लिमिटेड चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो अभी अपने को दो चीज़ों का परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज निकालना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। किसके ऊपर? डायरेक्ट लेबर के ऊपर। तो आपका कॉस्ट शीट खत्म हो गया है, उसके नीचे हम लोग वर्किंग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परसेंटेज इज इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर इनटू 100 इज इक्वल टू, चेक कीजिए लास्ट टाइम का फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था? 3,80,000 और लास्ट टाइम का डायरेक्ट वेजेस कितना था? 9,50,000। सो 3,80,000 अपॉन 9,50,000 3,80,000 भागिले 9,50,000 380,000 अपॉन 950,000 इंटू 100 40%, 40%। दूसरा परसेंटेज किसका निकालना है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का। कितना है वो? 2,50,000 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और उन्होंने बोल कर इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का अमाउंट है 2,50,000, फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट है 31,30,000। तो लिखूंगा परसेंटेज इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। 2,50,000 अपॉन 31,30,000 इंटू 100। बोलिए कितनी रकम है? 7.98%, 7.98%। काम खत्म, पैसा हजम। चलो, इसका मतलब क्या हो गया कि जब जब डायरेक्ट लेबर 100 रुपया रहता है तब तब फैक्ट्री ओवरहेड 40 रुपया रहता है अप्रॉक्सीमेटली। हमको पता है कि शायद बेड बनाने के टाइम थोड़ा कम भी लगता रहेगा और डाइनिंग टेबल के टाइम शायद ज़्यादा भी लगता रहेगा, लेकिन जिस तरह से हम लोग ये एक्सेप्ट करते हैं कि 400 में से 300 मार्क मिला किसी बच्चे को, मतलब 75% मार्क मिल गया, इसका मतलब गारंटी नहीं है कि उसको हर एक सब्जेक्ट में 75 मिला रहेगा। बट अगर डिटेल्स अवेलेबल है हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि लगभग उतना ही रहेगा। किसी में शायद 79 रहेगा तो किसी में 71 रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 75 के आसपास ही रहने वाला है वो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया?
तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर. अभी नया लिखेंगे हम लोग टेंडर कॉस्ट शीट या फिर कोटेशन कॉस्ट शीट. फॉर एन ऑटो मैन्युफैक्चरर. टेंडर कॉस्ट शीट फॉर एन ऑटो मैन्युफैक्चरर. डायरेक्ट मटेरियल की रकम कितनी है फॉर द ऑटो मैन्युफैक्चरर? डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट 8 लाख है, तो यहां पे लिखूंगा 8 लाख. डायरेक्ट मटेरियल गिवन 8 लाख. डायरेक्ट लेबर गिवन 4,50,000. तो टोटलिंग हो गया 12,50,000. अब मुझे कौन चाहिए? फैक्ट्री ओवरहेड्स. और कितने हैं आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स? 40%. 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ वेजेस. तो मैंने वेजेस के वहाँ से एरो मार्क किया पेंसिल से. सर एग्जाम में करूँ क्या? हाँ करो, लेकिन पेंसिल से करो, लाल पेन से मत करो. एग्जाम में लाल पेन, ग्रीन पेन नॉट अलाउड. 4,50,000. का 40%. कितना बोला आपने? 1,80,000. 12,50,000 प्लस 1,80,000 बोलो कितना? 14,30,000. बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड इनटू प्रोडक्शन, वो 8% का चाहिए अपने को. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड इनटू प्रोडक्शन 8% का चाहिए अपने को. बट 8% किसका मैं भूल गया, तुम बताओ? फैक्ट्री कॉस्ट का. एरो मार्क कहाँ से आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट कहाँ से आएगा? 14,30,000 का 8%. वन लाख 14,400. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. बोलो कितनी आएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? 15,44,400. बाद में और कुछ एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है क्या? नहीं है. लेकिन डिलीवरी कॉस्ट कितना है? 45,000. वो सेलिंग ओवरहेड्स में ऐड कर दूंगा. तो दिस अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इज डैश. सेलिंग ओवरहेड्स आर 45,000. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गई मुझे 15,44,400 plus 45,000 is equal to 15,89,400. फिर प्रॉफिट ऐड करना है, और प्रॉफिट में क्या लिखेंगे हम लोग? 10% ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/10 ऑन सेल्स is equal to
10% ऑन सेल्स इक्वल 1/10 ऑन सेल्स इक्वल 1/9 ऑन कॉस्ट, तो बोलो आपका प्रॉफिट कितना आएगा 1,76,600। तो सेल्स का अमाउंट कितना आएगा बोलो आपका। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है ऑटो मैन्युफैक्चरर, उसको हम क्या बोलेंगे, भैया आपका ऑर्डर हम पूरा करेंगे, पर हमको 17 लाख रुपया कुछ ना कुछ तो अपना सेल्स का प्राइस आएगा। अगर हम गलती से सिर्फ मटेरियल और लेबर को ऐड करते थे तो 12.5 लाख के ऊपर हम लोग 1/9 ऐड करते थे, तो दिखने को अपने को लगता था अरे प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने खुद ने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। लेकिन वो प्रॉफिट ऐड करने के टाइम हम लोग कुछ खर्चे को ऐड करने को भूल चुके हैं। हम खर्चे को ऐड करने को भूल गए, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में फैक्ट्री रेंट नहीं आएगा, वो तो देना ही पड़ेगा। सो व्हेन वी आर एस्टिमेटिंग वी आर थिंकिंग अच्छा मस्त प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन व्हेन वी आर एक्चुअली रियलाइजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, बुक कीपिंग वाला बोलेगा सर लॉस तो हो गया। बोलूँगा ऐसे कैसे यार, हमने बराबर डिसाइड किया तो लॉस कैसे हो गया, क्या गलती की थी सर, आपने एस्टिमेट करने के टाइम कुछ चीज़ें लेने को भूल गए थे। वो चीज़ों को एस्टिमेट करने के टाइम कुछ बेसिक प्रिंसिपल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर दिस ऑर्डर, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर द एंटायर फैक्ट्री इन विच मल्टीपल ऑर्डर्स आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब एंटायर फैक्ट्री ओवरहेड्स कैनॉट बी चार्ज ओनली ऑन वन कस्टमर, तो उसको फिर अलग अलग कस्टमर पे कैसे चार्ज करने का हमने बोला, फिर कस्टमर को मारो गोली, मतलब लिटरली मत मारो, बट कंसिडर करो कि बाबा कुछ तो परसेंटेज एस्टेब्लिश करके रखेंगे, परसेंटेज को यूज़ करेंगे। क्लियर, समझा। अब हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर क्वेश्चन है, मैं मदद नहीं करूंगा, आपको भी फटाफट से सॉल्व करना है। कि कितना टाइम चाहिए, मेरे ख्याल से 120 हो गया, 130 तक हो जाना चाहिए, 10 मिनट के अंदर आराम से हो जाना चाहिए। मैं मदद नहीं करूंगा बिल्कुल भी, आपको खुद को करना है। घर के बच्चे दिख रहा है ना रे, दिख रहा है। हाँ जी, फटाफट से कर दीजिएगा। तो मैंने फटाफट से लिखना चालू कर दिया है। कॉस्ट शीट ऑफ विनायक लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर, उसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,91,200, डायरेक्ट वेजेस 1,98,800, प्राइम कॉस्ट कितनी है आपकी 4,90,000। ऐड टू दैट फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं आपके, देखो जरा लास्ट टाइम के 43,736। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है आपकी, देखो जरा 5,53 ना देखे 33,736। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन की रकम कितनी है 35,524। 35,524 को टोटलिंग करूंगा, बोलो कितना आंसर आएगा 5,69,260। फिर क्या करना है अपने को, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। किसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का, एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट, डायरेक्ट लेबर। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब 43,736, पहले परसेंटेज का फॉर्मूला लिखूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर इनटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट किती आहे 43,736 अपॉन डायरेक्ट लेबर किती आहे 1,98,800 इंटू 100, बोलो कितना आ गया 22%। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब 35,524 अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है आपकी 533,736, 533,736 इंटू 100, बोलो कितना 6.65%। ये 7 के पास जा सकते हो, लेकिन 6.65 लिया तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कितना तुम्हारा, देखो फिर अभी डायरेक्ट मटेरियल गिवन कितना है तुम्हारा, ऊपर वाला 20,000, डायरेक्ट मटेरियल गिवन कितना है 20,000, डायरेक्ट लेबर गिवन कितना है देखो जरा आपका 12,000, 20 और 12 का टोटलिंग हो गया कितना 32,000। फैक्ट्री ओवरहेड 22% चाहिए, कहाँ से एरो मार्क करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, तुम बताओ। डायरेक्ट लेबर के वहाँ से एरो मार्क कर दिया, बोलो फिर आपका आंसर कितना आता है रे 2640। सो हो गया 34,640। फिर बाद में फिर से बार एरो मार्क करने का मुझे 6.65% के लिए,
बोलो कितना आया 34,640 का 6.65%, 2304, 34,640 प्लस 2304 बोलो कितना आंसर है 36,944। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना चाहिए अपने को, सादा वाला तो कुछ है नहीं, और सेलिंग ओवरहेड्स कुछ है क्या आपका, वो भी कुछ नहीं है, सेलिंग ओवरहेड्स कुछ नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो ये फिर से 36,944 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% ऑन कॉस्ट ही बोला है तो देयर इज नो टेंशन, अपने को कॉस्ट का ही ऊपर परसेंटेज चाहिए था और कॉस्ट का ही दिया है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 25% कैलकुलेट करूंगा। बोलिए जी। 9236 ऐड करता हूं, बोलो कितना 46,180 हो गया। नहीं लेकिन वो तभी क्या था 7.78 ना 8 के बहुत पास था, 6.65। जनरली तो मैं रेकमेंड करूंगा कि राउंड ऑफ मत करो, इनफैक्ट वहां पे भी राउंड ऑफ नहीं किया तो भी अच्छा ही है। क्लियर? करके बच्चे आया करे। हो सर। ओके ग्रेट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करूंगा फिर रुकूंगा। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसमें कॉस्ट शीट का लॉजिक काफ़ी कम है, बट मैथ्स मतलब वो एक्स लेके अपने को करने का है, बाकी कुछ है नहीं। ओके कॉस्ट शीट का लेकिन बेसिक इक्वेशन याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर इक्वल टू प्राइम कॉस्ट वगैरह, वो अपने को याद रखना पड़ता है। 2 बार पूछा है, May 10, May 01, तो एक क्वेश्चन मैं भी क्लास में करूंगा, इसका जैसा क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दे दूंगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, करेंगे ना? ठीक है चलो, तुम ना क्या बोलोगे बेचारे, सीए करना है तो अपने को थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। A company produces a machine and sells it for rupees 3,000. Okay, there is an increase of 20% in the cost of material and 10% in labor and 10% in overhead cost. The only figures available are material cost is 50% of cost of sales, labor cost is 30% of cost of sales, and overhead cost is 20% of cost of sales. The anticipated increased cost in relation to the present sales price would cause a 30% decrease in the amount of present gross profit. अच्छी बात है। What would be the selling price if the machine to give the same percentage of gross profit as before? फिर से एक बार और एक बार। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ मशीन, क्या करता है कंपनी, मशीन प्रोड्यूस करती है, एंड सेल्स इट एट रुपीज 3,000। मशीन की कीमत कितनी है 3,000 है, तो 3,000 क्या है बताओ, SPPU है, करते करे। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। 3,000 रुपये का सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस हमको बचपन में इक्वेशन सिखाया था, आनंद सर नाम का एक आदमी था, उसने ऐसा सिखाया था, C + P = S। S कितनी है आपकी 3,000 है, P कितना है कुछ पता नहीं, और जो C है ना C, उसके अंदर एक कौन है, मटेरियल है, वो मटेरियल की कीमत कितनी है कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी कुछ मटेरियल की कीमत है उसमें 20% इंक्रीज होने वाला है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 20%। फिर से एक बार, 3,000 कौन है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस किसकी बनी रहती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स की बनी रहती है। प्रॉफिट कितना है पता नहीं, कॉस्ट कितनी है पता नहीं, कॉस्ट के अंदर एक एलिमेंट कौन है, मटेरियल। मटेरियल की कीमत कितनी है पता नहीं, लेकिन मटेरियल की जितनी भी कीमत है वो शायद आगे चल के 20% से बढ़ने वाली है, करते का। ओके नेक्स्ट पार्ट, एंड 10% इन लेबर। अच्छा मतलब कॉस्ट का और एक एलिमेंट उसका नाम है लेबर, उसकी अभी की कीमत कितनी है पता नहीं, लेकिन आगे चल के ये कीमत 10% से बढ़ने वाली है। एंड 10% इन ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा मतलब कॉस्ट में और एक खर्चा, उसका नाम क्या है, ओवरहेड्स। अभी का खर्चा कितना है पता नहीं, बट जो भी कुछ है वो भी 10% से बढ़ने वाला है। क्या रे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं, अभी का कॉस्ट पता नहीं, अभी का प्रॉफिट पता नहीं, अभी का सेलिंग प्राइस पता है 3,000। 3,000 के अंदर छुपा हुआ प्रॉफिट सपोज 500 रुपया रहेगा,
तो कॉस्ट कितनी रहेगी 2500, और उस 2500 के अंदर का मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड्स कितना, अपने को चेक करना पड़ेगा। फिर जितना भी मटेरियल रहेगा उसको हम लोग 20% से बढ़ाएंगे, जितना भी लेबर रहेगा उसको हम लोग 10% से बढ़ाएंगे, जितना भी ओवरहेड्स रहेगा उसको हम लोग 10% से बढ़ाएंगे। फिर बढ़ा हुआ मटेरियल प्लस बढ़ा हुआ लेबर प्लस बढ़ा हुआ ओवरहेड्स, these increase costs, the anticipated increase cost in relation to the present selling price, मतलब बढ़ा हुआ मटेरियल प्लस बढ़ा हुआ लेबर प्लस बढ़ा हुआ ओवरहेड्स लेके जाओगे तो उसका टोटलिंग करोगे तो बढ़ी हुई टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। बट बढ़ी हुई टोटल कॉस्ट के साथ अगर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कंटिन्यू किया, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितना है 3000, तो कॉस्ट बढ़ने के बाद अगर सेलिंग प्राइस कंटिन्यू करते हो सेम, तो बोलो प्रॉफिट सेम रहेगा कि प्रॉफिट बढ़ेगा कि प्रॉफिट कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस उतनी है लेकिन कॉस्ट बढ़ गई है। सेलिंग प्राइस उतनी लेकिन कॉस्ट बढ़ेगी मतलब प्रॉफिट घटेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। आप बोल रहे हो कॉस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, मटेरियल 20% से बढ़ गया, लेबर 30% से बढ़ गया और ओवरहेड्स 10% से बढ़ गया, तो कॉस्ट बढ़ गई। बट दीज इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को बढ़ने मत देना, 3000 ही पकड़ लेना, तो अभी आप प्रॉफिट को कम होना पड़ेगा। और प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा? वुड कॉज अ 30% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल। अभी का जो प्रॉफिट है ये अपने को पता नहीं है ना, ये वाला प्रॉफिट जो अपने को पता नहीं है वो 30% से कम हो जाएगा। मटेरियल की कीमत जो पता नहीं है वो 20% से बढ़ने वाली है, लेबर की कीमत जो पता नहीं है वो 10% से बढ़ने वाली है, ओवरहेड्स की कीमत जो पता नहीं है वो 10% से बढ़ने वाली है, प्रॉफिट की रकम कितनी है पता नहीं है। अगर सेलिंग प्राइस जो 3000 है उसको वैसे ही मेंटेन किया तो प्रॉफिट की अभी की रकम 30% से कम होकर नया प्रॉफिट आ जाएगा। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? जो इंग्लिश में बोला उसको मैंने सिर्फ आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया। would cause a decrease of so and so so and so. What would be the selling price if the machine to give the same percentage of profit as before? लेकिन वो बोल रहे फिर अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अपना प्रॉफिट घट जाता है, 30% से कम होता है, हमको प्रॉफिट को गिरने देना नहीं है। मैं बोलूँगा ऐसा कैसे, अगर कॉस्ट बढ़ेगी और सेलिंग प्राइस को वही रखोगे तो प्रॉफिट को तो घटना ही है। बोलते लेकिन सर ऐसा कुछ तो करो कि हमारा प्रॉफिट का शायद रकम चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट का जो परसेंटेज है ना वो तो मेंटेन करो। मैं बोलूँगा फिर आपको सेलिंग प्राइस चेंज करनी पड़ेगी। बोलते सर चलेगा, सेलिंग प्राइस हम चेंज करने को तैयार है, इस तरह से चेंज करके देना कि जिसकी वजह से भले ही प्रॉफिट की रकम सेम नहीं रहेगी तो भी अभी के प्रॉफिट का जो भी कुछ परसेंटेज है वो परसेंटेज आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा। बोलूँगा ठीक है, तो बताओ भाई अभी का प्रॉफिट कितना है? बोलते सर वो नहीं मालूम। तो फिर बताओ अभी की कॉस्ट कितने में प्रॉफिट कैलकुलेट करूँ? बोलते वो नहीं मालूम। तो फिर बताओ मटेरियल कितना है, लेबर कितना, ओवरहेड्स कितना है? बोलते वो भी नहीं मालूम। आपको इतना बता सकते हैं कि द ओनली अवेलेबल फिगर्स आर मटेरियल कॉस्ट इज 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। पर चलो बोलेगा सर अभी मिल गया, अपने सेलिंग प्राइस कितना था 3000 था, उसका 50% मटेरियल मतलब कितना 1500 का मटेरियल, और लेबर कॉस्ट 30% मतलब 900 का लेबर, एंड ओवरहेड कॉस्ट 20% मतलब 600 का ओवरहेड्स। 3000 का 50%, 3000 का 30% और 3000 का 20%। मैं बोलूँगा आप सो रहे हो। जरा ठीक से देखो, 3000 कौन है? सेलिंग प्राइस है, और 30%, 20%, 50% आप जो बोल रहे हो किसका 30% 50% है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50% है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 30% है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 20% है, सेल्स का 50% नहीं, सेल्स का 30% नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो सेल्स में से प्रॉफिट को हटाने के बाद जो बचेगी वो कौन है? कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इफ यू रिमेंबर और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स को ऐड करने का आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और टोटल कॉस्ट ऐड टू दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो फिर आप बता दो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है। अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दोगे तो उसका 50% मटेरियल रहेगा, उसका 30% लेबर रहेगा और उसका 20% ओवरहेड्स रहेगा। समझ में क्या होते हैं? बता दो तो काम खत्म। नहीं सर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बता सकते। अच्छा तो प्रॉफिट बता दो, उस प्रॉफिट को हम लोग सेल्स में से हटा देंगे तो अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग 50%, 30%, 20% करके काम पूरा करेंगे। बोलते वो भी नहीं बता सकते। अब आपको जो करना करो, इतना है इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर जो खेलने का खेल के दिखाओ। मैं बोलूँगा फिर ऐसे वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा? मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे अज्यूम करना पड़ेगा लेट द करंट कॉस्ट ऑफ सेल्स बी एक्स, लेट द करंट कॉस्ट ऑफ सेल्स बी एक्स एंड सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? 3000. इफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एक्स एंड सेलिंग प्राइस इज 3000 देन प्रॉफिट मस्ट बी 3000 माइनस एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स 3000 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्स, तो प्रॉफिट मस्ट बी 3000 माइनस एक्स ना रे बाबा लोग। ऐसा क्या करते हो? घर के लोग समझे क्या रे? ओके यस सर। तो फिर मैं आगे बोल सकता हूं कि लेट द टोटल कॉस्ट बी एक्स बाबा लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट एट प्रेजेंट बी एक्स
तो लेट इट बी एक्स, इधर इधर बोल दिया एक्स। एंड सेल्स अपना 3000, मतलब प्रॉफिट इज 3000 माइनस एक्स। और ये अपना ओवरहेड जो है, मटेरियल है और लेबर है, ये कितना है 50%, और ये 30%, और ये 20%, मतलब ये 100%। 100 मतलब x, तो 50% मतलब 0.5x, 30 मतलब 0.3x, एंड 20 मतलब 0.2x। तो उसकी टोटलिंग हो जाएगी 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 मतलब 1, 1x मतलब x। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? फिर बोल रहे हैं कि चेंजेस होने वाले हैं। क्या चेंजेस होने वाले हैं? मटेरियल की कीमत कितने से बढ़ेगी? दे हैव टोल्ड दैट इट इज एंटिसिपेटेड दैट 20% इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 10% इन ओवरहेड्स एंड 10% इन लेबर। मिलता है क्या? तो ये 10% से बढ़ाने का है और ये 20% से बढ़ाने का है। दिस इज टू इंक्रीज बाय 20%, दिस इज टू इंक्रीज बाय 10% एंड दिस इज टू इंक्रीज बाय 10%। कहते का मी काय म्हणतो ते? गॉट दी आइडिया? तो 0.5x का 10% मतलब कितना, सॉरी 20% मतलब कितना होगा? 0.10x। करके देखो, 0.5 इंटू 20% मतलब 0.1 आएगा, 0.1 मतलब 0.10। 0.3x का 10% मतलब 0.03x। करके देखो, करके देखो। एंड 0.2x का 10% मतलब 0.02x। कहते नक्की? फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले का मेरा खर्चा कितना था? 0.5x था, उसको किससे बढ़ाया? 0.10x से बढ़ाया, मतलब अभी खर्चा क्या हो जाएगा? 0.60x। कहते करे बाबा लोग, बेबी लोग, घरची वाला। हो सर। एंड बाद में 0.33x एंड बाद में 0.22x। फिर मैं ऐसा नीचे उतरूंगा अभी घसरगुंडी करते करते। बोलो 0.60 प्लस 0.33 प्लस 0.22 1.15x। और सेल्स दीज इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। मैं बोलूंगा सर अगर 3000 और ये x है तो 3000 माइनस x होता है, तो यहाँ पे 3000 और 1.15x है, तो ये 3000 माइनस 1.15x हो जाएगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? एंड दीज इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस वुड कॉज अ डिक्रीज ऑफ 30% इन द प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल। समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोलूंगा इसका मतलब अगर अभी का प्रॉफिट 3000 माइनस x है और सपोज वो 100 है, अभी का प्रॉफिट अगर 3000 माइनस x मतलब सपोज 100 है। सर आप 100 क्यों मान रहे हो? क्योंकि मैंने बोला इट विल कॉज अ 30% रिडक्शन। परसेंट मतलब पर सेंचुरी मतलब पर 100, इसके लिए मैंने उसको 100 मान लिया। तो नया प्रॉफिट क्या रहने वाला है? 3000 माइनस 1.15x। और वो कैसे रहने वाला है? वो रहने वाला है अपना 30% कम। तो बोलो 100 का 30% मतलब कितना? 30% बढ़ाने का है कि कम करने का है? कम करने का, मतलब इट विल बी 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। अब तो काफ़ी सिंपल है। मैं बोलूँगा 3000 माइनस एक्स मतलब 100, तो 3000 माइनस 1.15x मतलब 70। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से दुनिया की कौन सी भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। क्या रे समस्या कि मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं वो कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वो लोग पेंसिल से किया है मैंने, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर ना? तो मैं कैसे वर्किंग करूँगा? 3000 माइनस एक्स इंटू 70 मस्ट बी इक्वल टू 3000 माइनस 1.15x इंटू 100। करते का? क्लियर? तो बोलो कितना आंसर आएगा तुम्हारा फिर? कितना? x इज इक्वल टू 200। x इज इक्वल टू 200। आप खुद बहुत स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके देखो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। x कितना रहेगा? 200 रहेगा। 200 रहेगा कि 2000 रहेगा? आई डोंट थिंक इट इज 200 पॉसिबल। 2000 रहेगा। थ्री थाउजेंड माइनस एक्स इंटू 70 इज इक्वल टू 3000 माइनस 1.15x इंटू 100, तो आंसर हो जाएगा 2000। अलग आ रही है? हाँ कर लो कर लो।
2000 ना. Just a second. ओके, नेक्स्ट पार्ट. तो अभी x का आंसर मिल गया 2000, मतलब मेरा काम आसान हो गया अभी. अब मैं कह सकता हूँ कि अगर ये 2000 है, कौन 2000 है रे, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2000 है, तो ये 100 है. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ. तो ये कितना रहेगा अपना 50 और 30 और 20, मतलब 1000, और ये 600, और ये 400, और ये 3000, और ये 1000. कर देगा. दिस इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 20% एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10% एंड 10%. तो ये 1200 हो जाएगा. और ये सॉरी 20% से बढ़ेगा, मतलब इधर 200 बोलना पड़ेगा मुझे. तो ये 200 से बढ़ेगा, और ये 60 से बढ़ेगा, और ये 40 से बढ़ेगा, मतलब ये बन जाएगा 1200, ये बन जाएगा 660, और ये बन जाएगा 440. मतलब सब मिला के कितना हो जाएगा बोलो, 2300. लेकिन दीज इंक्रीज कॉस्ट in relation to present selling price would cause a reduction of 30% in the profit. मतलब मुझे अगर 3000 रखूँगा, सपोज रखूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1700 आएगा, नहीं 1700 सिर्फ 700 आएगा, बराबर 30% से कम हो जाएगा. सो दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट. लेकिन ये वर्किंग मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ये पेंडिंग रखूँगा, मैं यहाँ तक करके रखूँगा. फिर बोलूँगा कैलकुलेशन ऑफ जीपी. उन्होंने क्या बोला कि जीपी का परसेंटेज सेम रखना है. आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाओ तो भी चलेगा, इस तरह से बढ़ाना है कि जीपी का परसेंटेज सेम रहना चाहिए. कहते मैं क्या होते हैं, मैं ठीक है, मगर अभी जीपी का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, मतलब 1000 अपॉन 3000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना रहे, 33.33%. ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/3 ऑन सेल्स इज इक्वल टू हाफ ऑन कॉस्ट. तो मैं 2300 का हाफ कंसिडर करूंगा. बोलो कितना, 1100, 1150 रहना चाहिए, 1150. टोटलिंग करूंगा, बोलूंगा कितना 3450. क्लियर, कैसा लगा. कॉस्ट शीट कुछ है नहीं, मैथ्स है बस, बाकी कुछ नहीं. चलो फटाफट पूरा कर लो. तो इसके बाद मैं एक और एक क्वेश्चन इसके जैसे रहेगा, वो होमवर्क करके दे दूंगा.
हाँ जी। मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 2000 करके दिखाया, आप करने वाले हो। ये कैसे आया 2000 करके, वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा। 3000 इंटू 70 माइनस 70x इज इक्वल टू 3 लाख माइनस कितना ये रहेगा वो, कंप्लीट। स्क्रॉल डाउन करूँ, नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर बाद में 8 चैप्टर यूनिट एंड यूनिट कॉस्टिंग वाला। आपको समझेगा नहीं कि यार उसमें क्या फ़र्क है, करे सर सेम टू सेम ही तो है, कॉस्ट शीट जैसा। सिर्फ वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स यूनिफॉर्म प्रोडक्ट का रहने की वजह से नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा रहते हैं। कंप्लीट।
हो गया सबका? ओके ग्रेट। सेम क्वेश्चन दिया, देखो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, नवंबर 87 का क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 45,000। अभी अपने प्रॉब्लम में 3,000 था, ये 45,000 रहने वाला है सेलिंग प्राइस। इट्स मटेरियल इज 50%, लेबर इज 20%, ओवरहेड्स आर 30%। ओके, बट ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बोल के रखा है, याद रखिएगा, ये सेलिंग प्राइस स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्ट्रक्चर किसका है? कॉस्ट स्ट्रक्चर है। सेलिंग प्राइस भले आपको दिया रहेगा तो भी सेलिंग प्राइस का स्ट्रक्चर नहीं है। सेलिंग प्राइस के अंदर के प्रॉफिट को हटाने के बाद जो बचेगी वो कॉस्ट, उस कॉस्ट के अंदर 50% मटेरियल है, 20% लेबर है और 30% ओवरहेड्स है। पिछले प्रॉब्लम जैसे सेम टू सेम, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। पिछले प्रॉब्लम मटेरियल 20% से बढ़ रहा था, यहाँ पे 15% से बढ़ रहा है। एंड 25% इन द कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटिसिपेटेड। पिछले प्रॉब्लम में लेबर 10% से बढ़ गया था और ओवरहेड्स भी 10% से बढ़ गए थे। यहाँ पे ओवरहेड्स बढ़ने का बात नहीं हो रहा, तो ओवरहेड सेम रह जाएंगे। कर देगा? नेक्स्ट, these increased costs in relation to the selling price would cause a 25% decrease in the profit per article। अभी अपना प्रॉफिट 30% से कम हो रहा था, अभी नए क्वेश्चन में प्रॉफिट 25% से कम हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पर आर्टिकल बीइंग अर्न्ड एट प्रेजेंट एंड द न्यू सेलिंग प्राइस सो एज टू मेंटेन द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज सेल्स बिफोर। सिंपल, क्लियर में क्या बोला, सिर्फ फिगर चेंज किया, बाकी कुछ है नहीं प्रॉब्लम एकदम। तो व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, कर दीजिएगा। ओके, मोस्ट प्रॉब्लम मैं कल भी लेक्चर रखने वाला हूँ। अरे आंसर तुमको दिखा था नहीं, सॉरी मोस्ट प्रॉब्लम मैं कल भी लेक्चर रखने वाला हूँ, लेकिन वो आपको रात को बता देता हूँ, कंफर्म करता हूँ। ओके चलेगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। घर के बच्चे समझा करे? हाँ सर। ओके चलो, बाय बाय। बाय।